हेलो नमस्कार साथियों। आई एम दिवाकर एंड यू आर वाचिंग जीएस टेल्स। हाजिर हैं ज्योग्राफी का अगला लेक्चर, अगला सेशन लेके, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं सिंचाई एवं नहरें, यानी कि सिंचाई के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं या जो सवाल पूछे गए हैं एग्जाम्स में, एंड उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट कैनाल्स, इंडिया की जो नहरें हैं कौन सी रिवर्स पे हैं, मैप्स के साथ बहुत डिटेल में इसको देखने वाले हैं। और ये एक ऐसा लेक्चर होने वाला है जिसमें कि साथ ही साथ आपको इंडिया में जो इम्पोर्टेंट कैनाल्स हैं, नहरें हैं, उनके साथ ही साथ किस नदी पर हैं, नदी कौन से स्टेट से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से मूव कर रही है, इन सारे फैक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से हम देखने वाले हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा सेशन ये वाला लंबा होगा, पर बहुत ही डिटेल्ड एंड बहुत ही इंडेप्थ होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्वियसली भारत की स्थिति उपोष्ण जलवायु में ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्व असम, मेघालय, दक्षिण के कुछ भागों को छोड़कर देश का अधिकांश क्षेत्र उच्च तापीय मंडल हाई टेम्परेचर जोन में आता है। ठीक है, ऊंचे तापमान से होता क्या है, अधिक वाष्पीकरण एंड वाष्पोत्सर्जन यानी कि इवेपोरेशन एंड ट्रांसपरेशन होता है। अतः बोई गई फसलों के लिए पानी उतना उपलब्ध नहीं हो पाता बारिश से। ठीक है, जिसकी वजह से सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, तो नहरों की जरूरत पड़ती है, नदियों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, भारत में सिंचाई के विभिन्न साधन हैं। वर्ष 2018-19 में 19 के आंकड़ों के आधार पर देश में सिंचाई के प्रमुख साधन जो हैं नलकूप हैं, जिनका शुद्ध सिंचित क्षेत्र में लगभग 48.51% का योगदान है। ठीक है, बोरवेल जो है वो लगभग 48.5% का योगदान देते हैं टोटल सिंचित एरिया में इंडिया के। ठीक है, नेट इरिगेटेड एरिया जो होता है, और अगर उसी में कुओं को भी जोड़ दिया जाए तो नलकूप और कुओं को मिलाकर शुद्ध सिंचित क्षेत्र की प्रतिशत मात्रा हो जाती है लगभग 64%, 63.94%, दैट इज 64% आप कह सकते हैं। ठीक है, नहरों द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि, नहरें कितना सिंचती हैं, 22.96, यानी कि लगभग 23% नहरों द्वारा सिंचाई होती है इंडिया में, और टैंक्स के द्वारा होती थोड़ी सी, कितनी 2.33%। शेष 10.77%, 10.77% सिंचाई के अन्य साधनों द्वारा समाहित है। ठीक है, छोटे मोटे तालाब हो गए या और स्प्रिंकलर वगैरह वगैरह, उन सब चीज़ों से 10.77% की सिंचाई होती है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार देश में सिंचाई की दृष्टि से टोटल इरिगेटेड एरिया, निवल सिंचित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान और राजस्थान का तृतीय स्थान है। 2015-16 के आंकड़े के अनुसार भारत में यूपी प्रथम स्थान पे है, दूसरे पे एमपी और राजस्थान तीसरे पे है। किसमें, सिंचाई की दृष्टि से टोटल सिंचित एरिया, नेट इरिगेटेड एरिया, मतलब कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा एरिया सिंचा जाता है। ठीक है, परसेंटेज वाइज नहीं, ओवरऑल एरिया। ठीक है, भारतीय सिंचाई परियोजनाओं को 3 वर्गों में व्यक्त किया जा सकता है। लघु सिंचाई परियोजना, इसके तहत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। ठीक है, 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की जो सिंचाई होती है उसको लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। इसमें कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, एनीकट इत्यादि शामिल किए जाते हैं। भारत में सिंचाई की लगभग 62% की आपूर्ति यही लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। ठीक है, ऑब्वियसली कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, यही सब मेन है सिंचाई के माध्यम इंडिया में, इसीलिए 2000 हेक्टेयर से कम यानी कि लघु सिंचाई परियोजनाएं जो है वो 62% कवर करती हैं इंडिया में। मध्यम सिंचाई परियोजना, जिसमें कि 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर के बीच में क्षेत्र की सिंचाई की जाती है, और जो बृहद सिंचाई परियोजना है उसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई की जाती है। बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं से देश की 38%, ऑब्वियसली जब 62% स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट से इंडिया की टोटल सिंचाई में योगदान होता है, तो बाकी जो बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं वो सिर्फ 38% ही कवर करती हैं टोटल इरिगेशन में इंडिया की। आगे देखेंगे कि विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंग नहर है। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से गंग नहर। ठीक है, इसका निर्माण 1927 में 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा
श्री गंगा हुसैनी वाला श्री गंगा सिंह ने करवाया था। ठीक है, इसी वजह से उनके नाम पर इस नहर का नाम गंग नहर पड़ गया। कहाँ पे? बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंगा सिंह ने करवाया था। ठीक है, यह नहर सतलज नदी से निकलती है। सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला से निकाली गई है। ठीक है, अब यहाँ से आपका वो रिसर्च वाला काम स्टार्ट होता है। इसमें आप देखेंगे कि ये राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है श्री गंगानगर। ठीक है, अब श्री गंगानगर आप थोड़ा और अगर ब्रॉड में देखना चाहें तो यहाँ पर है। ठीक है, और ये है श्री गंग नहर। ठीक है, तो ये देखिए सतलज नदी से निकाली गई है और पंजाब से निकलती है फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला से। ठीक है, फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला से, जो कि पंजाब में, वहां से निकलती है और श्री गंगा नगर को पूरा सिंचित करती है। ठीक है, और सतलज नदी से निकली है। सतलज कैसे कैसे चलती है? सतलज आप यहाँ से देखें, इधर मानसरोवर झील से निकल के ऐसे ऐसे बहती जाके फिर अरेबियन सी में मिल जाती है। इसका काफ़ी पानी जो है पाकिस्तान में भी यूज होता है। पूर्वी यमुना नहर, ईस्टर्न यमुना कैनाल, यमुना नदी के बाएं तट से ताजेवाला, वर्तमान में यमुना नगर जिला, हरियाणा के निकट से निकलती है। ठीक है, हरियाणा में एक यमुना के नाम पर यमुना नगर जिला ही रख दिया गया है। मुख्य नहर की लंबाई 197 किलोमीटर है। इस नहर प्रणाली द्वारा हिंडन, यमुना दोआब के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ व गाजियाबाद जनपदों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ओके, तो पूर्वी यमुना नगर से कौन कौन से एरिया सिंचाई जाती है? हिंडन, यमुना दोआब के सहारनपुर, माने कि हिंडन और यमुना के बीच में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद जनपदों की सिंचाई होती है। पुनरुद्धार के पश्चात यह नहर प्रथम बार 1830 में चलाई गई थी। इस नहर प्रणाली में जुलाई से पानी की कमी होने लगती है। अक्टूबर आते आते तो इसमें जलापूर्ति शून्य हो जाती है। ऑब्वियस बात है। ठीक है, जब जुलाई में इसमें पानी की कमी होने लगेगी बारिश के महीने में, तो अक्टूबर में तो खत्म ही हो जाएगी। इस समस्या का समाधान हेतु ताजेवाला से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर हथनी कुंड बैराज हरियाणा का निर्माण करवाया गया। हथनी कुंड बैराज कहाँ पे है? यमुना नदी पे है और वो हरियाणा में है। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। हरियाणा स्टेट में ये हथनी कुंड बैराज है यमुना नदी पे। ओके, यमुना रिवर पे देखिए ऐसे। ऊपरी गंगा नहर, नेक्स्ट वन इज अपर गंगा कैनाल, का निर्माण 1842 में कराया गया था। इस परियोजना के तहत के जनक सर पीटी कॉटले थे। पीटी कॉटले, ठीक है, उन्होंने ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1842 में करवाया था। इस नहर से प्रथम बार 8 अप्रैल 1854 को पानी छोड़ा गया। यह नहर हरिद्वार के भीम गोड़ा नामक स्थान से गंगा नदी के दाहिने तट से निकलती है। दाहिना तट कैसे होगा? ये हो गया गंगा नदी हो गई, तो यहाँ से ये जो जिधर जाती है उसके राइट में जो होता है वो दाहिना तट हो जाता है। इधर जो ऊपरी गंगा कैनाल निकाली गई है। ठीक है, पीटी काटले ने गंगा में से ऊपरी गंगा नहर काट ली है 1842 में। ठीक है, मुख्य ऊपरी गंगा नहर की लंबाई 298 किलोमीटर है तथा इसकी पूरी जो सिस्टम है, पूरी प्रणाली, नहर प्रणाली की पूरी लंबाई 6496 मीटर यानी कि लगभग 6500 किलोमीटर है। इस नहर प्रणाली द्वारा हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा इत्यादि जनपदों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ऊपरी गंगा नहर इतने एरियाज को सींचता है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है 1842 में प्रारंभ हुआ निर्माण इसका और इसके जनक सर पीटी काटले थे। प्रथम बार इससे सिंचाई 1854 में की गई। ठीक है, यहाँ आप मैप में देखेंगे उत्तराखंड के भीमगोड़ा से स्टार्ट होती है। ठीक है, भीमगोड़ा बैराज ये हमारी हो गई गंगा नदी, इसका ये उत्तरी छोर हो जाएगा, उत्तरी किनारा। ठीक है, यहाँ से अपर गंगा कैनाल यूजीसी करके देखिए आप, इतना ढेर सारा एरिया सींच रहा है। भीमगोड़ा उत्तराखंड के भीमगोड़ा से स्टार्ट होती है। ओके, उत्तर प्रदेश के शारदा या घाघरा दोआब में अवस्थित पीलीभीत, बरेली,
लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज जनपदों में सुरक्षात्मक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जनपद चंपावत की खटीमा में बनवासा के पास शारदा नदी पर एक बैराज का निर्माण कर इसके दाहिने तट से शारदा मुख्य नहर निकाली गई है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं शारदा मुख्य नहर से कौन कौन से एरिया की सिंचाई के लिए निकाली गई है। पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहां, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, अयोध्या, इन सब एरिया के लिए में सुरक्षात्मक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जनपद चंपावत की खटीमा में बनवासा के पास शारदा नदी पर एक बैराज का निर्माण कर इसके दाहिने तट से शारदा मुख्य नहर निकाली गई। मुख्य नहर की लंबाई 44.3 किलोमीटर है तथा शारदा नहर प्रणाली की कुल लंबाई 9,961.3 किलोमीटर है। ठीक है, माने कि पूरी जो इसकी नहर की लंबाई है, उसकी जो ब्रांचेज हैं, उन सब की लंबाई, सब ब्रांचेज की लंबाई मिला के लगभग 10,000 किलोमीटर एरिया का ये सिंचाई करती है। इस परियोजना पर वर्ष 1918 में कार्य प्रारंभ हुआ। 1928 में परियोजना पूर्ण कर समादेश क्षेत्र में जलापूर्ति की जाने लगी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रही हमारी शारदा नहर। ठीक है, जो घाघरा से आके मिलती है इधर। ओके, और अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका जो टोटल कैचमेंट एरिया या इरिगेशन एरिया है। ये रही शारदा नदी। ठीक है, यहाँ से निकला है ये शारदा नहर का ये पूरा एरिया है। इतना एरिया ये सिंचित करती है, लगभग 10,000 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो मैप है, दोनों ही मैप बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो रिवर को अगर आपको याद करना हो और कुछ स्टेट्स की डिस्ट्रिक्ट्स देखना है, बनबासा जो हो गया, ठीक है, और अल्मोड़ा, देहरादून, रामगंगा रिवर है तो ठीक है, इन सब जगहों को आप देख सकते हैं मैप में। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरोरा बुलंदशहर है। ठीक है, निचली लोअर गंगा कैनाल का उद्गम स्थल नरोरा जो कि बुलंदशहर में है। मुख्य नहर की लंबाई 98.8 किलोमीटर है तथा पूर्ण नहर प्रणाली की लंबाई 8,278 किलोमीटर है। गंगा नदी के दाहिने तट पर तो देखिए अपर गंगा कैनाल जो है, ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर दोनों ही गंगा नदी के दाहिने तट से निकाले गए हैं। ठीक है, इसकी निचली गंगा नहर की अभिकल्पना 1869 ईस्वी में की गई थी और इस योजना की स्वीकृति 9 नवंबर 1871 को दी गई। परियोजना का निर्माण कार्य पूरा कर निचली गंगा नहर को 1878 ईस्वी में प्रथम बार चलाया गया। इस प्रणाली की मुख्य शाखाएं निम्नवत है: फर्रुखाबाद जल शाखा, बेवर जल शाखा, कानपुर जल शाखा, इटावा जल शाखा एवं भोगनीपुर जल शाखा। ठीक है, ये अपर गंगा नहीं बल्कि लोअर गंगा कैनाल की ब्रांचेज हैं। कौन कौन सी? फर्रुखाबाद, बेवर, कानपुर, इटावा, भोगनीपुर। फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें मैं जल्दी जल्दी से पढ़ दे रहा हूँ। उसका कारण ये कि वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ पर इम्पोर्टेंस होगा उसको मैं एम्फेसाइज अलग से कराऊंगा। कुछ ट्रिक भी अब आजमाइश हम लोग करेंगे। ओके, अभी थोड़ा सा हमने गूगल वर्क किया है नरोरा डैम के बारे में, जिसको कि नरोरा बैराज भी कहा जाता है। कहाँ पे है? नरोरा टाउन में, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर, जिसका टाउन है नरोरा, उसी में नरोरा बैराज है। गंगा नदी के किनारे पर अवस्थित है ये। इट सर्व्स एज पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। तो नरोरा बैराज पर नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन भी अवस्थित है। और वो कहाँ पे है? नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन वो है बुलंदशहर में, यूपी के बुलंदशहर में। अब यहाँ से आप देखिए, ठीक है, ये हो गई हमारी गंगा नदी। ओके, ठीक है, और ये हो गई हमारी अपर गंगा कैनाल, और बीच में है मध्य गंगा कैनाल, और फिर यहाँ से ये देखिए निकल रही है दाहिने तरफ से लोअर गंगा कैनाल। ठीक है, जिसकी कानपुर, फर्रुखाबाद इन सब जगहों की सिंचाई करती है।
यहाँ से देखिए ये रही रिवर गंगा, ठीक है। गंगा ऐसे बह रही है, ऐसे ऐसे जा रही है। तो यहाँ से नरोरा पर, बुलंदशहर के नरोरा पर ऐसे लोअर गंगा कैनाल निकाली गई है। ओके, तो इसको थोड़ा और आप अगर डिटेल में देखना चाहेंगे, इसमें डिटेल में देखने से फ़ायदा ये होगा ना कि आपको ये पता चल जाएगा कि बुलंदशहर कहाँ है, मुरादाबाद कहाँ है, बदायूं कहाँ है, नरोरा बैराज कहाँ है, गंगा नदी कैसे कैसे मूव कर रही है। ओके, ये देखिए ये है हमारी गंगा रिवर, कहाँ कहाँ से जा रही है। ठीक है, सहारनपुर हो गया, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, ठीक है, कानपुर, इन सब जगहों से जा रही है। और यहीं पर है नरोरा बैराज। नरोरा बैराज कहाँ पे है? मुरादाबाद के बगल में है, जो कि बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है। मुरादाबाद यहाँ पे है, यहीं पे कहीं पे बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है। ओके, इस मैप को हमने मोस्टली इसीलिए लिया है कि थोड़ा सा आप यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में भी जान सकें, एक बार रफ तरीके से देख सकें। अब यहाँ पे आप देखेंगे नरोरा बैराज एवं उससे निकलने वाले मुख्य नहर। तो ये देखिए ये रही हमारी गंगा नदी, ऐसे प्रवाहित हो रही है। इसके सामने बुलंदशहर में बनाया गया है नरोरा बैराज, ठीक है, और यहीं से निकली है समानांतर निचली गंगा नहर। ओके, खूबसूरत है ना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट का शिलान्यास 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। तो 1858 में हमारे गृह मंत्री कौन थे? होम मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत जी थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये कैनाल है, दुनिया की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, विश्व की सबसे बड़ी, जिसकी लंबाई 650 में 1 किलोमीटर कम, यानी कि 649 किलोमीटर है। ठीक है, कहाँ कहाँ से इसका उद्गम क्षेत्र क्या है? उद्गम सोर्स पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर अवस्थित हरिके बांध से है। ठीक है, हरिके बांध बनाया गया है पंजाब में सतलज एंड ब्यास नदी के संगम पर। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका हरिके बांध, जो कि पंजाब में है। यहीं से हमारी इंदिरा गांधी कैनाल निकली है। ठीक है, इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर एवं जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। मोस्टली ये राजस्थान के लिए है, जिसमें गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर एवं जैसलमेर जैसे जिले समाहित हैं। अब यहाँ पे देखिए ये है हरिके बैराज, ये ब्यास रिवर हो गई। ठीक है, और ये जो है सतलज रिवर हो गई। दोनों के कॉन्फ्लुएंस यानी कि संगम पर हरिके बैराज बना है। और फिर एग्जैक्टली हरिके बैराज से ये इंदिरा गांधी कैनाल निकलते निकलते पूरा राजस्थान में 5-6 जिलों को सर्व करती है। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये है इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, जिसमें कि 2 स्टेज में इसको बनाया गया था। एक तो ये रेड एंड ये वाले ग्रीन वाले, एक्चुअली ग्रीन एंड वो वाले ब्लैक। ठीक है, तो जो ग्रीन है वो अंडर फ्लो है। ठीक है, मतलब कि नेचुरल जो फ्लो है नहर का, उस फ्लो में इतना एरिया सिंचित होता है। बाकी लिफ्ट के थ्रू इस एरिया की भी सिंचाई कराई जाती है। ठीक है, और तो आप देख सकते हैं ये जो इसका नॉर्मल फ्लो है, ऐसे हरा और पीला वाला, ये एरिया इसके नॉर्मल फ्लो से सींचा जाता है। लेकिन ये रेड वाले और ये जो ब्लैक वाले हैं ये लिफ्ट इरिगेशन है, यानी कि यहाँ पे डैम बनाए गए होंगे छोटे बड़े, और वहाँ से जो है सिंचाई इनकी की जाती है। ठीक है, इस तरीके से तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनाई गई है। अब इसके बारे में यहाँ पे देखिए एक जीके बुक्स ने एक अच्छा सा टाइमलाइन इनका बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी कैनाल लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया। पहले इसको राजस्थान कैनाल कहा जाता था। अब उसके बाद 1984 में जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया, उसके बाद 2 नवंबर 1984 से इसको इंदिरा गांधी के नाम पे इंदिरा गांधी कैनाल कहा जाने लगा।
ठीक है। फीडर कनाल जो है 167 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा में है, प्लस 37 किलोमीटर राजस्थान में है। 7 राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स को ये कवर करती है। ठीक है, ये कनाल कौन? बाड़मेर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, श्री गंगानगर। ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। एंड हरकी वेटलैंड वाज डिजाइनेटेड एज रामसर वेटलैंड साइट इन 1990। ये भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जो हरकी बैराज है, हरकी वेटलैंड, उसको 1990 में रामसर वेटलैंड साइट घोषित किया गया। राजस्थान मेन कैनाल 445 किलोमीटर। ओके, और एंड पॉइंट कहाँ पे है इसका? स्टार्ट पॉइंट तो आप लोग को पता है कि हरकी बैराज है, एंड पॉइंट है थार डेजर्ट इन राजस्थान। ओके, यहाँ से देख सकते हैं आप। और इसका निर्माण 1953 में ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैराज ऑन रिवर सतलुज, मैन मेड है। ठीक है, सतलुज रिवर पर 1953 में एक बैराज बनाया गया था। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई हैं त्रिवेणी घाट पर के पास। ओके, नेक्स्ट वन इज फरक्का बैराज। फरक्का बैराज का निर्माण 1975 में हुगली नदी में सिल्ट जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया है। ठीक है, ऑब्वियसली हुगली नदी पर फरक्का बैराज का निर्माण किया गया है 1975 में। इस बैराज के दाएं किनारे से, यानी कि ये बैराज हो गया, तो इसके दाएं किनारे से निकाली गई नहर द्वारा गंगा नदी के 40,000 क्यूसेक जल को हुगली नदी की ओर मोड़ दिया जाता है। यही इसकी जलवहन क्षमता होगी। ठीक है, तो फरक्का बैराज की जलवहन क्षमता कितनी है? 40,000 क्यूसेक वाटर। यहाँ पे देखें, ये रही हमारी गंगा नदी। ठीक है, यहाँ पे फरक्का बैराज का निर्माण कराया जाता है, जिससे कि हुगली की तरफ 40,000 क्यूसेक वाटर पानी छोड़ दिया जाता है। बाकी पानी जो है पद्मा में जाके मिल जाता है। ओके, केरल के पलक्कड़ जिले में चेरुकुन्नम पूजा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना निर्मित है। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? चेरुकुन्नम पूजा नदी पर, जो कि केरल के पलक्कड़ जिले में है। यह मंगलम की सहायक एवं भरत पूजा की उप सहायक नदी है। यह बांध वर्ष 1966 में निर्मित हुआ। ठीक है, मंगलम सिंचाई परियोजना 1966 में चालू हुई। माला नहर तंत्र गारलैंड कैनाल सिस्टम को कैप्टन दिनसा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था, जबकि नदी जोड़ने का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया जी ने दिया था। ठीक है, जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है ना, उसका विचार पहली बार विश्वेश्वरैया जी ने दिया था। जबकि गारलैंड कैनाल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम, मतलब ऐसे बना दिया जाए, कैनाल को ढेर सारा जोड़ दिया जाए, उसका आइडिया कैप्टन दिनसा जी दस्तूर ने प्रस्तावित किया था। बाद में KL राव का नाम भी इससे जुड़ गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 27 जनवरी 2003 को जल संग्रहण संबंधित विकास योजना हरियाली का शुभारंभ किया। हरियाली कब स्टार्ट हुई? 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जल संग्रहण से संबंधित योजना। इसका उद्देश्य देश भर में जल संभर विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में वित्तीय एवं प्रशासनिक रूप से पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाना है। ओके, कृषि गणना 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार भारत में नेट सोन एरिया, निवल बुवाई क्षेत्र जो है, लगभग 140.03 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 48.73% क्षेत्र, यानी कि 68.23 मिलियन हेक्टेयर पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। यानी कि पूरा 50% भी एरिया इंडिया में इरिगेशन के अंतर्गत नहीं आता है। 50% एरिया जो होता है, जितना बुआई होती है इंडिया में, कितने एरिया में बुआई होती है? 140 मिलियन हेक्टेयर में। नेट सोन एरिया इज 140.03 मिलियन हेक्टेयर, जिसमें से कि 48.73% एरिया पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। बाकी सब मानसून वाले पानी पर, बारिश की पानी पर निर्भर है। कृषि की मानसूनता पर निर्भरता कम करने और हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। इंपॉर्टेंट स्कीम है। 1 जुलाई 2015 को
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 अप्रैल 2008 तक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 3 वाटरशेड प्रोग्राम कार्यान्वित किए गए। 1 अप्रैल 2008 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो ये कौन कौन से कार्यक्रम है? समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम एंड मरुभूमि विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये 3 प्रोग्राम जो हैं 1 अप्रैल 2008 तक भारत सरकार के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, चालू किए गए। इन कार्यक्रमों को एक व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया जिसे समेकित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ओके, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मृदा, जल तथा वनस्पति जैसे अवक्रमित डिग्रेडेड प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना है। इसके परिणाम स्वरूप मृदा ह्रास पर, सॉइल लॉस पर जो है रोक लगानी है। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ये सब करना है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब। ओके, पेनिनसुलर इंडिया में तालाब से या टैंक से ज्यादा सिंचाई होती है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि चट्टानी होने के कारण यहाँ नहरों एवं कुओं का निर्माण संभव नहीं है आसानी से, इसलिए यहाँ पे तालाब या टैंक से सिंचाई होती है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, तो जब मानसून आता है तो उसमें पानी आता है, पानी सूख जाता है, जिसके कारण नहरों में पानी का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में विद्यमान रहते हैं, क्योंकि तालाब में पानी ज्यादा दिन तक टिकता है। ठीक है, अब देखिए ये एक केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट है, जिसके अनुसार भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से, मतलब कि अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो वो है उत्तर प्रदेश में 40.72 बिलियन क्यूसेक मीटर। पंजाब में दूसरे नंबर पे है 26.69 बिलियन क्यूबिक मीटर। मध्य प्रदेश में तीसरे नंबर पे है, उसके बाद महाराष्ट्र में है। तो यूपी में है 40.73 बिलियन क्यूबिक मीटर। पंजाब में है 26.69 बिलियन क्यूबिक मीटर। मध्य प्रदेश में 17.39, महाराष्ट्र में 15.29। यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों का मिला के भी यूपी कितना ग्राउंड वाटर लेवल रिसोर्स नहीं है। उत्तर प्रदेश 2018-19 में विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण में नलकूप बोरवेल जो है 74.6%, यानी कि टोटल इरिगेटेड एरिया में 74.6% कॉन्ट्रीब्यूशन बोरवेल का नलकूपों का है। उसके बाद नहरों से 15.2%, कुओं से 8.8%, टैंक से 0.6% तथा अन्य साधनों से 0.8% है। ठीक है, तो मतलब कि लगभग 3/4 ऑफ द टोटल irrigated area in उत्तर प्रदेश is covered by borewells। नलकूपों द्वारा सिंचाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होती है, ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा होती है कि लगभग 75% एरिया इरिगेशन का नलकूपों द्वारा किया जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? ठीक है, पट्टी सीमा तो वो जुड़ी है कृष्णा एंड कावेरी से। ठीक है, कृष्णा एंड गोदावरी से, सॉरी एक्चुअली ऑप्शन इसका बी ही है, कृष्णा और गोदावरी। ठीक है, पट्टी सीमा आप जानते हैं कि एक लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के इंटरलिंकिंग से जुड़ी है। ठीक है, इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया है। जैसे आंध्र प्रदेश में एक है रॉयल सीमा एरिया, ठीक है, उसी तरीके से पट्टी सीमा परियोजना भी आंध्र प्रदेश में सरकार द्वारा ही कार्यान्वित किया जा रहा है, जो कि गोदावरी एंड कृष्णा नदी से के इंटरलिंकिंग से जुड़ी है। ओके, सम्मिलित करना नहर परियोजना और अवस्थित कहाँ अवस्थित है? घाट प्रभा कर्नाटक में, बिल्कुल सही बात है, घाट प्रभा कर्नाटक में। उकाई तापी, उकाई जो है तापी नदी पर है,
जो कि गुजरात में, ये भी सही है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में, ये भी सही है। जवाई परियोजना तमिलनाडु, यही गलत है। जवाई परियोजना तमिलनाडु में ना होके ये राजस्थान में है। ठीक है, जवाई परियोजना राजस्थान में लूनी की सहायक जवाई नदी से संबंधित है। वहीं उकाई नहर परियोजना तापी नदी पर, उकाई तापी आप जरूर याद रखें। ठीक है, और तापी गुजरात से जाती है। और एक और परियोजना है ककरापार, ठीक है, वो भी गुजरात में तापी नदी पर ही स्थित है। घाट प्रवाह परियोजना कर्नाटक की घाट प्रवाह नदी पर, और नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में कृष्णा की सहायक नदी नीरा नदी से संबंधित है। ठीक है, तो नीरा नदी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और किसकी सहायक है? कृष्णा नदी की। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांश सर्वाधिक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये जानने वाला है, ये परसेंटेज पूछ रहा है, ओवरऑल इरिगेटेड एरिया नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज में इन सब स्टेट में सबसे ज्यादा हरियाणा का है। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि उन सबसे ज्यादा जो है पंजाब का है। पंजाब का कितना है? 99.6%, माने लगभग पूरा एरिया उनका सिंचित क्षेत्र से कवर है। उससे भी ज्यादा जो चंडीगढ़ का तो 100% है। ठीक है, और हरियाणा का कितना है? 96.91%। उत्तर प्रदेश में है लगभग 83-84%, मध्य प्रदेश में 56%, महाराष्ट्र में सिर्फ 17% सिंचाई के अंतर्गत कुल क्षेत्र आता है। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? ऑब्वियसली यूपी में, है ना। यूपी में सबसे ज्यादा बोरवेल है, जो कि 75% बोरवेल से सिंचाई होती है यूपी में। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था दिनसाजी दस्तूर जी ने। ठीक है, बाद में KL राव का नाम भी इससे जुड़ गया था। जबकि दो नदियों को इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट सबसे पहले सुझाव दिया था इंजीनियर विश्वेश्वरैया जी ने। ठीक है, हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत किन नदियों पर अवस्थित है? तो वो है ब्यास एंड सतलज पर। ठीक है, ब्यास एंड सतलज पर है, जो कि पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर जैसे जिलों को मुख्य रूप से सिंचती है। और 650 किलोमीटर से 1 किलोमीटर कम, 649 किलोमीटर इसकी मुख्य लंबाई है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो वह है सर आर्थर कॉटन। उन्होंने दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा काम किया, सर आर्थर कॉटन। ओके, निम्नलिखित कथनों से कौन सा एक सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। गलत बात है, घग्गर का जल नहीं, हरिके बैराज पर जो है ब्यास एंड सतलज, इन दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस से हरिके बैराज बनता है, वहां से इंदिरा गांधी नहर निकली हुई है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, अर्थात यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद बाकी स्टेटमेंट सही हैं, तो उनको भी देख लेना चाहिए, फैक्ट आपको मजबूत हो जाएगा। नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, सही बात। निजाम सागर मजीरा नदी पर स्थित है। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। ये सारे स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, PYQ सॉल्व करने से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है अगर आप सारे ऑप्शन को भी इवेल्युएट करते चलें। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाद में उन्हीं ऑप्शन से जुड़ता सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिए, इंदिरा गांधी नहर में गंगा नदी के जल का उपयोग नहीं होता। ठीक है, बाकी तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? वो है गंगा नहर। वही श्री गंगा सिंह ने करवाया था 1927 में, बीकानेर के तत्कालीन राजा। ठीक है, जो कि सतलज नदी पर अवस्थित है। फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है श्री गंगा नहर। अब असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। इसमें प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। बिल्कुल सही बात। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, कथन कारण दोनों सही है, दोनों सही से एक्सप्लेन कर रहा है कारण। ओके, देश में भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ओके, देश में ये एक्चुअली सही है स्टेटमेंट। 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 mm से अधिक वर्षा होती है, ये स्टेटमेंट सही है। देश की सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं हैं। कुएं नहीं है सर, ये बोरवेल है। ठीक है, बोरवेल है, और जो मानसून है, रिवर्स। कछारी मृदा देश के उत्तरी मैदानों की प्रमुख
कठोर प्रकार की मृदा है। ये भी स्टेटमेंट सही है। पर्वतीय क्षेत्र देश के पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% बैठता है। ये बात भी सही है। हिल एरिया या माउंटेन एरिया जो ओवरऑल एरिया का 30% है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है ऑब्वियसली पंजाब। ठीक है, लगभग पूरा 100% वहां पर सिंचाई हो जाती है। सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिया है, पूछ रहा है कि कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही है। तो मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है सूक्ष्म सिंचाई से, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कम उर्वरक लगेगा। यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। एकमात्र साधन तो नहीं है, देखिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना, एकमात्र, अकेला, ओनली, ये सब जहां पे जनरली वो गलत होते हैं। तो आपका बी वाला ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन। तो ये बी एंड डी तो कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा 1 और 3। तो पहला स्टेटमेंट सही है, मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जाती है। इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जलस्तर को कम होने से रोका जा सकता है। ऑब्वियसली जब पानी कम यूज होगा तो जलस्तर कम होगा, कम होने से रोका जा सकता है। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। बचाव सिंचाई ये है PWD सिंचाई। इसका मतलब होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो कि सिंचाई जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई को इंगित करती है। इसका मतलब होता है कि पानी की न्यूनतम मात्रा को इंगित करता है ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जिसके अभाव में पौधे मुरझाने लगते हैं। ऐसी सिंचाई स्थिति में सिंचाई अति आवश्यक हो जाती है। तो इससे पता चलता है कहाँ पे सिंचाई जरूरी है, कहाँ पे नहीं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से। ठीक है, इस वजह से वो सिंचाई में हेल्प करता है। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। ये पूछ रहा है नलकूप सिंचाई, बोरवेल इरिगेशन पिछले 25 साल में सबसे ज्यादा विकास कहाँ हुआ है, वो सरयू पार मैदान में। ठीक है, वहां पे नहरों का अभाव पाया जाता है, जिसकी वजह से वहां पर बोरवेल दलदल से लगाए जाते हैं। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, सीधा आंसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लगभग 83.84 83-84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र नलकूप एवं कूप से सिंचित किया जाता है, जो भारत के कुल क्षेत्र का लगभग 28.19% है। इसके बाद राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश आते हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर राजस्थान है नलकूप और कूप से सिंचाई में, फिर पंजाब, फिर मध्य प्रदेश। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु योजनाओं से। ठीक है, लेकिन अगर लघु और बृहद दोनों जोड़ देंगे तो और भी ज्यादा हो जाएगा। तो लघु और बृहद योजनाओं से भारत में सिंचाई का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। ठीक है, जहां तक 2000 हेक्टेयर से कम जो होता है वो लघु सिंचाई परियोजना, 2000 से 10,000 मध्यम और 10,000 से ज्यादा दीर्घ सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। फरक्का की नहर की जलवहन क्षमता है, अभी आपको बताया कि हुगली की तरफ जो है गंगा नदी के 40,000 क्यूसेक वाटर छोड़ दिया जाता है, वही उसकी जलवहन क्षमता हो जाती है फरक्का बैराज की। ठीक है, सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण को अगर आप ये हिंदी ना देखें तो सड़न भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जहां गंध है वहीं सड़न है, गंडक से सड़न सिंचाई व्यवस्था निकली है। ओके, गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई हैं, जिसमें से एक सारण नहर भी है। ओके, गंडक सरण। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा बैराज। ठीक है, नरौरा बैराज कहाँ पे है, बुलंदशहर में है, जो 1878 में पहली बार चलाया गया था। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, वही अभी देखा हमने, त्रिवेणी नहर। ओके, त्रिवेणी नहर जो है बिहार के क्षेत्र में सिंचाई करती है। यह नहर चंदन सिंचाई परियोजना से संबंधित है, यह पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है। ओके, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है, कृषि क्षेत्र, सिंपल सी बात। ठीक है, अच्छा इनका एक्सप्लेनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वर्षा के माध्यम से प्राप्त कुल जल उपलब्धता भारत में लगभग 3880 बिलियन घन मीटर BCM प्रतिवर्ष है, जिसमें वाष्पीकरण के बाद
लगभग 2000 BCM जल प्राकृतिक अपवाह के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है, बारिश के बाद जो पानी बहाव से बच जाता है, सूखने से बच जाता है, वो लगभग 2000 बिलियन घन मीटर क्यूबिक मीटर होता है। ठीक है, अब उसमें से भूगर्भीय और अन्य कारणों के उपयोज्य जल की उपलब्धता 1122 BCM प्रतिवर्ष तक सीमित है, जिसमें से 690 BCM सतही जल और 432 BCM पुनर्भरणीय भूजल शामिल है। सतही जल मतलब कि जो सरफेस पे, सतह पर पानी इकट्ठा रह जाता है, नदियों में, तालाबों में, इन सब जगहों पर। बाकी वाटर लेवल जो होता है अंडरग्राउंड वाटर 432 BCM पुनर्भरण भूजल शामिल है। पुनर्भरणीय भूजल में से सर्वाधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है, यही कहा जा रहा है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। ठीक है, एक्चुअली देखिए चंबल जो है यमुना नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, और यमुना इन इटसेल्फ इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बेसिन। तो इसका आंसर BNC दोनों हो जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा एग्जैक्ट पूछा जाए तो यमुना बेसिन से है, क्योंकि चंबल जो है डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना है। बकिंघम नगर नहर स्थित है कोरोमंडल तट। ठीक है, दैट इज सी कोरोमंडल तट इज इन द ईस्टर्न कोस्टल कोस्ट ऑफ इंडिया। तो पूर्वी तट में, ईस्टर्न कोस्ट में जो हमारा बकिंघम कैनाल आया है, ऐसे देखिए, ऐसे भद्राचलम से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, विशाखापत्तनम, काकीनाडा होते हुए राजामुंद्री, विजयवाड़ा, वजीराबाद और इलूरू, पेडागंजम। ठीक है, नॉर्थ बकिंघम कैनाल, चेन्नई, साउथ बकिंघम कैनाल, जानते हैं यहाँ तक, पुडुचेरी तक आया है, कलापेटाई। तो ये जो कहाँ पे है, कोरोमंडल तट पर है बकिंघम कैनाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में सीधे सीधे सवाल देख लेते हैं। एक्चुअली ये सवाल रिपीटेड है, वही चीज कि घग्गर नदी के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग नहीं होता। हर के बराज से जो ब्यास और सतलज का रिवर है, वहां से इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, वही हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। ठीक है, भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नागल के पास सतलुज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। इस परियोजना का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान है। ठीक है, भाखड़ा नागल का कमांड एरिया जो है भाखड़ा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अलावा हिमाचल प्रदेश भी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? ठीक है, इसका आंसर है शिव समुद्रम। एक्चुअली क्या है कि सबसे पुराना जो है वो सिद्राबाग, ठीक है, जो दार्जिलिंग नगर में, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग नगर में 1897 में स्टार्ट हुआ। सिद्राबाग या सिद्रापोंग जो है सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है, लेकिन वो इस ऑप्शन में दिया नहीं गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर शिव समुद्रम है, जो कि दूसरा सबसे पुराना है। 1902 में कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम। ये एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा दोबारा रिपीट करके क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, ये रही हमारी कावेरी रिवर, ठीक है, जो कि कर्नाटक से लेके यहाँ तमिलनाडु तक होके जाती है, केरल में भी कुछ पार्ट है इसका, और यहाँ पर। लेकिन जो शिव समुद्रम फॉल्स और शिव समुद्रम प्रोजेक्ट है वो कर्नाटक में ही है, ये आपको ध्यान देना है। ओके, वैसे तो हमने रिवर पर बहुत ही बेहतरीन लेक्चर बनाया हुआ है, उसको आपको रिवर से संबंधित जो गंगा यमुना रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, सिंध रिवर सिस्टम है, एंड इंडस वाला, एंड ये साउथ की जो नदियां, इन सब का बहुत डिटेल में ट्रिक के साथ, न्यूमेरिक्स के साथ में अच्छे से सेशन कंप्लीट किया है, उसको देख लें। फिर भी हम एक बार यहाँ पे देख लेंगे कि कावेरी रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूट हैं। ठीक है, रिवर अर्कावती, ये होगी, रिवर सिमसा, रिवर हेमावती, रिवर काबिनी, रिवर भवानी, रिवर नोयल, ठीक है, अमरावती, ये सारी नदियां कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं।
भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना अवस्थित है? तो वो है आंध्र प्रदेश में। आप जानते हैं जो नागार्जुन जो एक्टर हैं वो एक तेलुगु एक्टर हैं, आंध्र प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। तो नागार्जुन सागर परियोजना भी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, उससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कृष्णा नदी पर है। और करंटली चूंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ 2014 में, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की ये परियोजना है नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक है, यहाँ आप मैप में देखिए, ये है नागार्जुन सागर परियोजना। ये तेलंगाना हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना। इसके साथ ही साथ हम और भी परियोजना देख लेंगे। हीराकुंड डैम है जो कि उड़ीसा में महानदी पर है। ठीक है, राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान में, टिहरी डैम भागीरथी नदी पर है। ठीक है, भाखड़ा नागल यहाँ पे आप देख लेंगे सतलुज पर, और सरदार सरोवर डैम नर्मदा पे। नागार्जुन सागर अभी हमने देखा कृष्णा नदी पर है। ठीक है, तुंगभद्रा डैम जो है वो भी कर्नाटक में है। तो इस तरीके से आप इनको एक हल्का सा रिवीजन देते चलें, और यहाँ पर हम एग्जैक्ट जगह पे एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे। ये रहा नागार्जुन सागर डैम, और ऐसे ऐसे निकल के आई है हमारी कृष्णा रिवर। ठीक है, श्रीशैलम, विजयवाड़ा, ये सब एरिया जो है तुंगभद्रा। हीराकुड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? वो हमने अभी बताया कि महानदी पर है, उड़ीसा में। ठीक है, अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। बहुउद्देशीय परियोजना है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 61 मीटर 200 फीट ऊंची एवं 4801 मीटर मुख्य बांध की लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। 4801 मीटर लंबा है ये हीराकुड डैम। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है, और इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। यहाँ पे आप देखें, ये रहा हीराकुंड डैम जो कि महानदी पर अवस्थित है उड़ीसा में। ठीक है, और फिर अगेन हम इसको, वही हमने अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था कि हीराकुंड डैम महानदी पर उड़ीसा में है। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो वो इसका आंसर हो जाएगा सी, गांधी सागर। ठीक है, गांधी सागर जो है चंबल नदी पर है। चंबल घाटी जो है खूंखार बागियों के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो वहां पर कोई सागर तभी बन सकता है जब वहां पे शांति हो। शांति ऐसे लोगों से कौन ला सकते हैं? गांधी जी ला सकते हैं। तो चंबल नदी पर गांधी सागर का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध राजस्थान में निर्मित किए गए हैं। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसके अंतर्गत गांधी सागर डैम एमपी में है, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर जो कि राजस्थान में है, बनाए गए हैं। यहाँ पे देखिए, ये है गांधी सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, जो कि चंबल नदी पर है, और इसी परियोजना में है ये राणा प्रताप सागर। ठीक है, ये हो गया गांधी सागर, ये जवाहर सागर। ठीक है, तो 3 सागर आसपास है, वो टोटल चंबल नदी परियोजना पर बनाए गए हैं 3 डैम। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर अवस्थित है? मैंने बताया भागीरथी, उसके साथ ही साथ भिलांगना, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो भागीरथी और भिलांगना का संगम कहाँ पे है? उत्तराखंड के टिहरी जिले में है। तो टिहरी जिले में भागीरथी भिलांगना का संगम होता है, और उसी में जल विद्युत परियोजना का निर्माण बनाया गया टिहरी डैम। यहाँ पे आप देखें टिहरी डैम, ये हो गई हमारी भागीरथी रिवर, यहाँ से आ रही है। ओके, एंड फिर इसके बाद इधर भिलांगना रिवर, दोनों मिला के टिहरी डैम बन जाते हैं टिहरी में। ये देखिए, और उत्तराखंड का टिहरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे पड़ेगा? ये देखिए यहाँ पे बीच में। तिलिया बांध इस नदी पर निर्मित है, वो है बराकर नदी। बराकर एक्चुअली दामोदर की ट्रिब्यूटरी है,
तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर अवस्थित है। इसका निर्माण 1953 में हुआ था। इस बांध की लंबाई 366 मीटर है। ठीक है, इस बांध द्वारा सिंचाई तथा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे देखिए दामोदर बेसिन, ऐसे तिलैया बांध यहाँ पे है बराकर नदी पर, जो कि आके यहाँ पर दामोदर में मिल जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको और भी चीजें देख लेनी चाहिए कि कहाँ कहाँ से जाता है, धनबाद, बर्धमान, ठीक है, इन सब जगहों से ये जाती है। इसके दामोदर बेसिन में कौन कौन सी और ट्रिब्यूटरीज हैं, बराकर की तिलैया हो गया डैम, तेनू घाट जो कि दामोदर रिवर पे ही बना है, द्वारकेश्वर, शिलाबाटी, कंसाबती डैम, ये देखिए कंसाबती डैम हो गया ये। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये ढेर सारे मैप लाने का यही मकसद है कि अगर इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आए, आगे पूछा जाए, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा दामोदर वैली प्रोजेक्ट, रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है। ठीक है, जिसमें कि ये जो एरिया है, अब जानते हैं कि दामोदर सौर बंगाल के नाम से बहुत ही इनफेमस है। इसका कारण यही है कि एक तो ऊपर जो ये सब हैं, ठीक है, दामोदर से जो रिवर्स आती हैं, ट्रिब्यूटरी हैं उसकी ढेर सारे, उन सबको मिला के इसका ढलान तेजी से, तो यहाँ पर हैवॉक या फ्लड लेके आता है, तो ढेर सारा पानी यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे आके जो इसका प्रवाह एकदम से रुक जाता है। तो जब रुक जाता है, बहुत धीरे धीरे बहता है, तो यहाँ पे पानी फैल जाता है बंगाल में। इस वजह से जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरीज बंगाल का शोक कहलाती हैं, दामोदर नदी। ओके, अब हम तिलैया डैम देखेंगे, और ये है मैथान डैम। ठीक है, मैथान डैम और ये तिलैया डैम, ये दोनों जो हैं दामोदर रिवर में है, और तिलैया एक्चुअली जो है बराकर पे है। और अगर ऑल इंडिया मैप में देखना चाहें, इतना छोटा सा उसका है मतलब बराकर रिवर बेसिन। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुखी की नदी मानी जाती थी। वही है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हुआ, उसके पहले वो सौरव बंगाल कही जाती थी। उसका कारण ये, दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होती है, निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों जगह पे जो बाढ़ आती है। ठीक है, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, अभी देखा। यही अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा, तो आपको वहां पे तिलैया तो क्वेश्चन में पूछा गया था, मैथान भी बताया गया। तिलैया मैथान अगर आपको पता, तो आपको पता चल जाएगा ये बराकर नदी पर बनाया गया। ठीक है, बराकर जो कि खुद दामोदर की ट्रिब्यूटरी है। तो बेल पहाड़ी, मैथान और तिलैया तीनों बांधों का निर्माण किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये हो गया हमारा तिलैया डैम, और ये हो गया मैथान डैम, और यहीं पे कहीं पर बीच में बेल पहाड़ी डैम। ठीक है, तीनों जो है बराकर नदी पर हैं। परियोजना और नदियां मिलान करनी है, उकाई तापी, सीधा संबंध। उकाई तापी, उकाई को अकेले पढ़िए ही मत, उकाई तापी ही पढ़िए। तो उकाई का तापी 1 का 4, ए का 4, यानी कि ए एंड बी में से कोई होगा। ठीक है, जायकवाड़ी, खड़क वासला एंड मयूराक्षी। ठीक है, इन तीन नदियों का मिलान करना है। तो जायकवाड़ी जो है वो है गोदावरी, खड़क वासला जो है वो है मुथा, मयूराक्षी जो है ना, मयूराक्षी नदी पर ही है। तो इसमें इन्होंने ऑप्शन गलत दे दिया है। इसका आंसर हो जाएगा ए का 4 एंड बी का 1। ओ, तो ए बी दोनों सेम है। खड़क वासला 3, तो सी का 3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। पर हाँ, इसका आंसर घटना चक्र ने इसलिए एग्जैक्टली नहीं दिया क्योंकि मयूराक्षी जो है मयूराक्षी रिवर पर है, और उस ऑप्शन में गलत दिया गया। जायकवाड़ी गोदावरी पर है, खड़क वासला मुथा पर है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अभी देखिए। कंसावती नदी पर मिदनापुर शहर में है। ठीक है, तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी, एक्चुअली तवा क्या है, नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है।
तवा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। सो वो जो है कृष्णा नदी पर अवस्थित नहीं हो सकती, तो इसका बी वाला ऑप्शन जो है वही गलत हो गया और वही सही हो जाएगा। मेट्रो डैम कावेरी नदी पर है। उकाई प्रोजेक्ट उकाई तापी आप इस तरीके से पढ़ें, ठीक है। सिंपल सा मिदनापुर शहर, कंसावती नदी, ये सब ध्यान देना जरूरी है क्योंकि यही सब घूम फिर के आईएएस तक के सवाल में आता है। हीराकुद डैम कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में, तारापुर महाराष्ट्र में और कुद्रेमुख कर्नाटक में, ठीक है। ऑप्शन मैचिंग करा लीजिए। परियोजना अवस्थिति, भाखड़ा नागल बांध कहाँ पे? सतलज पे, ठीक है। हीराकुड महानदी, इडुक्की, पेरियार, नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी। सिंपल। नदियां बाद, कावेरी नदी, कावेरी पे कौन सा है? मेटूर, अभी हमने पढ़ा ना। कृष्णा पे कौन है? अलमाटी। एक्चुअली इसको याद करने का तरीका एक ऑलमाइटी मीन्स भगवान, भगवान कृष्ण, कृष्ण नदी पर है अलमाटी, ठीक है। और चंबल पर है गांधी सागर, चंबल की बागियों को शांत करने के लिए गांधी जी ही, जैसे नोआखली में जब दंगा हो रहा था तो सारे लोग मान रहे थे वहां का दंगा शांत नहीं किया, फिर गांधी जी गए, उन्होंने कुछ शांत किया, ठीक है। उसी तरीके से चंबल में ही बागी के लिए इनफेमस है, बदनाम है, तो वहां पर गांधी सागर बनाया गया। नर्मदा पर सरदार सरोवर डैम बनाया गया, ठीक है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। एक्चुअल क्वेश्चन, मेटूर, मयूराक्षी, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, इसमें से ऐसा कोई सवाल नहीं, कोई ऑप्शन नहीं जो हमने पहले डिस्कस नहीं किया हो, ठीक है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश से हो जाएगा, हीराकुंड उड़ीसा, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल, मेटूर तमिलनाडु, ठीक है। मेटूर कावेरी पर है, तमिलनाडु में है, एंड मयूराक्षी पश्चिम बंगाल से, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, हीराकुंड उड़ीसा। इडुक्की पेरियार, इडुक्की पेरियार, इडुक्की पेरियार, ठीक है। नागार्जुन सागर कृष्णा, नागार्जुन सागर कृष्णा, पोचमपाद गोदावरी, माता टीला बेतवा, माता टीला जो है बहुउद्देशीय परियोजना बेतवा पर है। इडुक्की पेरियार केरल राज्य में, माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की सीमा पर। पोचमपादु परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में। स्टेटमेंट दिया, पूछ रहा है कि कौन से सही है कौन से गलत है। जो सही उत्तर है उनका चयन करना। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, बिल्कुल सही बात है। हीराकुंड महानदी पर, सही बात। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, बिल्कुल सही बात है। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर, बिल्कुल सही बात है। इसके चारों स्टेटमेंट सही है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। नदी और नदी घाटी योजना, शिव समुद्रम कौन से पे है? शिव समुद्रम है कावेरी पे, नागार्जुन सागर कृष्णा पर, जायकवाड़ी गोदावरी पर और टिहरी भागीरथी और बिलांगना पर, ठीक है। सब ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, इसलिए जल्दी जल्दी इनको कवर करें। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है सिद्राबाग, ठीक है। सिद्राबाग जो कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापौंग या सिद्राबाग में 1897 में सर्वप्रथम भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। सेकंड वन इज शिव समुद्रम इन 1902 इन कर्नाटक ऑन द रिवर ऑफ कावेरी। यहाँ पे आप देखें दार्जिलिंग, इनकी दार्जिलिंग जो है, दार्जिलिंग टी भी बहुत फेमस है, ठीक है। और उसके बगल में जलपाईगुड़ी है, कूच बिहार है, उत्तर दिनाजपुर है, दक्षिण दिनाजपुर है, मालदा की तरफ जाती है, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, नादिया, बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, मिदनापुर कंसावती वही मेदिनीपुर, ठीक है। हुगली में हुगली के हावड़ा में है, हुगली है, हावड़ा है, फिर कोलकाता है। इस तरीके से आप देख साउथ 24 परगना, ये सब 8-10-15 जिले जो हैं वेस्ट बंगाल के हैं। कहाँ कहाँ है ये आप थोड़ा सा मैप में देख के आइडिया लगा सकते हैं। इससे क्या होता है ना, कॉमन सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका वर्क करता है बहुत अच्छे से, क्योंकि कुछ जैसे दार्जिलिंग टी तो आपको पता चल जाएगा सिक्किम से एकदम सटा हुआ है, ठीक है। वहाँ सिद्रापोंग जो है, सिद्रापोंग नाम से ही पता चल रहा है कि दार्जिलिंग भी थोड़ा सा उस तरीके का नाम है, नॉर्थ ईस्ट वाला। सिक्किम में ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट के नियम रहेंगे, ठीक है। सिद्रापोंग
अगर सिद्रापोंग पूछ लेता तो आपको आइडिया लग जाता कि ये दार्जिलिंग से है। फरक्का पश्चिम बंगाल, ठीक है। मध्य प्रदेश का फरक्का पश्चिम बंगाल, घाट प्रभा कर्नाटक, हीराकुंड उड़ीसा, ककरापार गुजरात। ककरापार अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, तापी पर है, ठीक है, ताप्ती नदी पर। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी पर निर्मित की गई। इसका उद्देश्य शुष्क मौसमों में हुगली नदी को जल परिवहन योग्य बनाए रखना, अर्थात वहां के सिल्ट निकाल देना है। घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक राज्य में, हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर, ककरापार ताप्ती नदी पर गुजरात में। गोविंद सागर, कोलेरू झील, उकाई तापी, वुलर झेलम, ठीक, वुलर झेलम पर है, ठीक, उकाई तापी पे है, ठीक, कोलेरू झील कृष्णा पर नहीं है, गोविंद सागर सतलज पे है, बिल्कुल ठीक है। गोविंद सागर जो है एक्चुअली हिमाचल प्रदेश निकली है, सतलज नदी पर है। कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश और इधर मतलब क्या बोलते हैं, गोदावरी और कृष्णा के दोआब क्षेत्र में है, किसी कृष्णा नदी पर ना होके, ठीक है। तुलबुल, तुलबुल माने चुलबुल, चुलबुल को झेलना पड़ता, चुलबुल लोग होते हैं ना उनको झेलना पड़ता, तो झेलम नदी पर, तुलबुल झेलम नदी पर। झेलम नदी कहाँ पे है, JNK में है, आप जानते हैं, ठीक है। 1984 में ये बैराज बनाया गया, तुलबुल बांध। बगलिहार पन विद्युत परियोजना जो हाल में चर्चा में रही, कहाँ है, JNK में, जम्मू कश्मीर में, बगलिहार, ठीक है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में डोडा जिले में चेनाब नदी पर बनाई गई है, चेनाब नदी पर। यहाँ पे देखिए ये है बगलिहार परियोजना यहाँ पर, तो ये डोडा डिस्ट्रिक्ट है और ये पूरी रिवर जो है वो चेनाब है, ठीक है, इतनी लंबी चेनाब रिवर आई है। साथ ही साथ आप एक और चीज देख सकते हैं, दुलहस्ती, दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वो भी चेनाब पर ही है, ठीक है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। सिंचाई परियोजना राज्य, दमन गंगा गुजरात, बिल्कुल सही, गिरना महाराष्ट्र, बिल्कुल सही, पंबा केरल, बिल्कुल सही। इसके तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट मैच है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना वलसाड जिला दक्षिण गुजरात में वापी से 30 किलोमीटर दूर दमन गंगा नदी पर स्थित है, ठीक है। दमन गंगा नदी क्योंकि दमन और दीव से होकर जाती तो हो सकता है इसीलिए इसका नाम दमन गंगा पड़ा हो। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र जलगांव जिले में गिरना नदी पर अवस्थित है। पंबा सिंचाई परियोजना पंबा नदी पर केरल के पथनामथिट्टा जिले में स्थित है, इसलिए तीनों एकदम करेक्टली मैच्ड हैं। अब यहाँ पे हम थोड़े देख लेंगे कि कौन कौन नदी कैसे जाती है। ये देखिए मधुबन रिजर्वायर से ये निकल के आई है हमारी दमन गंगा रिवर, ठीक है। तो ये दमन नदी हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, बीच में गुजरात, तो इस तरीके से गुजरात से होके जाती है दमन गंगा रिवर, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है गिरना रिवर, ठीक है, गिरना रिवर ऐसे आ रही है जो कि तापी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो यहाँ पर गिरना डैम है, मालेगांव से जलगांव ये एरिया कवर करती है, और उकाई तापी यहाँ पे देखिए उकाई डैम बना हुआ है, ठीक है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है अगेन गुजरात में, ठीक है। कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंबात की खाड़ी गुजरात पर एक बांध बनाने की योजना जिससे ज्वारीय शक्ति टाइडल पावर उत्पन्न की जानी है। इस योजना के तहत एक विशाल जलाशय के निर्माण की योजना जिसके ताजे जल का उपयोग कृषि पेयजल एवं औद्योगिक प्रयोग में यूज किया जाएगा, ओके। पूछ रहा शक्ति परियोजना और कौन कौन से राज्य में है। जवाहर सागर अभी आपने देखा, जवाहर सागर, गांधी सागर, ठीक है, और राणा प्रताप सागर, ये जो तीनों चंबल नदी परियोजना पर अवस्थित है। जवाहर सागर जो है राजस्थान में है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, शिव समुद्रम एक्चुअली ये कर्नाटक में, केरल में नहीं है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, सही बात है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा जो मैच नहीं कर रहा है, शिव समुद्रम एक्चुअली कर्नाटक में है, ठीक है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तीस्ता जानते हैं सिक्किम में, ठीक है। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट 3 और 4 का संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है, जबकि इसकी पूर्व की 2 इकाइयां प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 का संबंध सिक्किम राज्य से है। तीस्ता नदी सिक्किम से उद्गत होकर पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। बेसिक से इन्फॉर्मेशन आप नदी वाला लेक्चर देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, ठीक है। तीस्ता का वाटर डिस्प्यूट भी है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में,
ठीक है, दोनों ज़्यादा ज़्यादा पानी लेना चाहते हैं। एक बहुत अच्छा सा एक्चुअली ये फिगर है, इसमें आप इसको पढ़ के आप जान सकते हैं बहुत मतलब सिक्किम और तीस्ता के बारे में। तीस्ता ओरिजिनेट्स इन सिक्किम फ्रॉम कांगसी एंड जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर कांगसी ग्लेशियर से तीस्ता निकलती है सिक्किम में। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज रंजीत, जो कि तीस्ता को दार्जिलिंग में ज्वाइन करती है। ठीक है, ना बंगाल के कूच बिहार के उत्तर में इट एंटर्स बांग्लादेश ज्वाइंस ब्रह्मपुत्रा, यानी कि ये हो गया बंगाल का कूच बिहार। ठीक है, ये हो गया कूच बिहार, इसके उत्तर में ये वहां पर निकलती है, ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है और आगे बांग्लादेश में एंटर करती है। तीस्ता का टोटल कैचमेंट में 83% इंडिया में, 17% बांग्लादेश में है। ठीक है, लगभग 10 मिलियन पीपल को सपोर्ट करती है और 40% आधे क्रॉप को सपोर्ट करती है। दुलस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? ये हमने अभी आपको बताया था कि ये चिनाब नदी पर अवस्थित है और किश्तवाड़ जिले में। 390 मेगावाट की इसकी क्षमता है। ठीक है, दुलस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। और साथ ही साथ आप जान लें बगलिहार डोडा जिला में, जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी पर। जलाशय राज्य मैच कराना है भद्रा, कर्नाटक में, बिल्कुल सही बात है। भवानी सागर तमिलनाडु में है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर राजस्थान में है। ठीक है, सिंपल। बेतवा महानदी चंबल ताप्ती, हीराकुंड माता टीला काकरापार गांधी सागर। तो बेतवा पे कौन है? चंबल पर तो है गांधी सागर, ठीक है, ताप्ती पर है काकरापार और महानदी पर हीराकुंड, बेतवा पर माता टीला। ये सब ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, यहाँ रिवीजन भी हो जाए। अति विवादित बबली बदमाश। बबली बदमाश है वो सॉन्ग है ना बॉलीवुड का, जो कि मुंबई में है, इंडिया का बॉलीवुड। तो बबली कहाँ से होगा? महाराष्ट्र में। बबली प्रोजेक्ट विवादित है, बबली बदमाश है महाराष्ट्र में। विवाद क्या है इसमें? तेलंगाना इस पर ऑब्जेक्ट करता है कि बबली प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र में एक्चुअली है, तो वहां से जो गोदावरी नदी का पानी है वो उच्च कैचमेंट, हायर कैचमेंट में है। तो बबली प्रोजेक्ट से बबली पर डैम बनाकर महाराष्ट्र एक्चुअली गोदावरी का ज़्यादा पानी वहाँ पर रोक लेगा, तो नीचे जो तेलंगाना में पोचमपाद बांध बना है उसमें कम पानी आएगा। यही तेलंगाना का ऑब्जेक्शन है। यहाँ पे आप देखें, ये रहा बबली बैराज, यहाँ से गोदावरी नदी पर बना है। फिर नीचे यहाँ पर हो जाएगा पोचमपाद, जो कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये ज़्यादा पानी रोक लेंगे तो तेलंगाना को कम पानी मिलेगा, वही उसका ऑब्जेक्शन है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जलाशय पिपरी सोनभद्र में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर रिहंद नदी पर बना है। बहुत इंपॉर्टेंट गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय है, यूपी के एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा जाता है। ठीक है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है कहाँ पे है? पिपरी सोनभद्र में है। ठीक है, और ये एमपी और यूपी की बाउंड्री पर है, रिहंद नदी पर है। रिहंद जो है सोन की एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, यहाँ पे देखें रिहंद। ठीक है, और साथ ही साथ आप और देख सकते हैं तुंगभद्रा यहाँ पे है, नागार्जुन सागर यहाँ पे है, तो तेलंगाना आंध्र की बाउंड्री पर। ओके, अब इसमें और ढेर सारे डैम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। वो एक आपको रफ आइडिया देने के लिए, एक ऐसे ओवरलुक लेने के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं मैथान बराकर पर है, आप जानते हैं। रिहंद ये रहा जहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत है। ठीक है, सोन नदी जा रही है, सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है रिहंद। यमुना इधर आ रही है, कोटा बैराज, राणा प्रताप सिंह। ठीक है, गांधी सागर, नर्मदा एक्चुअली चंबल पर है। ठीक है, ककरापार यहाँ पे देखिए, ककरापार यहाँ पे, तो ये ताप्ती पर है इस तरीके से। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना, ये भी जो है उत्तर प्रदेश में है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अवस्थित है। वही बार बार मैप देखने का यही फायदा होता है। देखिए
सोनभद्र ये डिस्ट्रिक्ट ही है, ये छोटा सा हल्का सा लगा है ना तिरछा सा, उससे एमपी से। तो सोनभद्र में ही सिंगरौली जल विद्युत परियोजना है। चेरीथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो है पेरियार नदी। पेरियार कहाँ पे? इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में है। इदुक्की डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे खूबसूरत सा मैप है। ये पूरा एरिया जो है इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये पेरियार नदी है। ये लोअर पेरियार डैम यहाँ पे बना है और चेरुथानी डैम यहाँ पे है, चेरुथानी डैम। ठीक है, तो पेरियार पर है, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के पेरियार पर, जो कि केरल में है। चेरुथानी डैम इज एन आर्च डैम। ठीक है, अगर आप देखिए आईएएस प्री 2019 का सवाल है। अगर आप जो अब तक हमने पीआईक्यूज डिस्कस किए, अगर आप उसको ध्यान से देख रहे होंगे, इसमें एक बहुत अच्छा सा वो है, संकेत, इंडिकेटर है, फैक्ट है, जो कि आईएएस 2019 में आपको हेल्प कर सकता है अगर आपने पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होते। वो है कंसावती। कंसावती क्या है? एक जल भंडार केंद्र है। ठीक है, आप जानते हैं कि दामोदर की ट्रिब्यूटरी जो है उसमें कंसावती आती है। तो पूछ रहा है अलियार ईसापुर, अगर आपको नहीं पता होता, कंसावती तो आपको पता होता, तो आप आंसर लगा सकते हैं। इसका आंसर है डी, जल भंडार। ठीक है, अलियार ईसापुर कंसावती तीनों जल भंडार है। अलियार बांध कहाँ पे है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में। ईसापुर बांध महाराष्ट्र में पेन गंगा नदी पर एवं कंसावती जलाशय पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में मुकुटमणिपुर में अवस्थित है। ठीक है, अभी हम सब कुछ मैप में देखेंगे, आपको टेंशन लेने की कोनो जरूरत नहीं है। ये देखिए अलियार रिवर, ठीक है, तमिलनाडु में है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट वन इज पेन गंगा। पेन गंगा पर जो है ईसापुर डैम बना है, जो कि महाराष्ट्र में है। एंड लास्ट वन इज कंसावती डैम, जो कि कंसावती रिवर पे है, जो कि दामोदर की ट्रिब्यूटरी है। ओके, कुछ इस तरीके से बांकुड़ा जिले में है, मुकुटमणिपुर ये बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ये है कंसावती रिजर्वायर। ठीक है, और ये पूरा जो कंसावती रिवर है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। तो यही चारों राज्य हैं। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया, नौगांव के पास 130 मीटर ऊंचे बांध से। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले 4 प्रमुख राज्य बताए गए हैं: गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं एमपी। यहाँ पे देखिए नर्मदा नदी पर कितने बांध बने हैं। हमारे कंटक से निकलती हुई नर्मदा बारगी पर बना है, तवा पे बना है, नर्मदा सागर, ओमकारेश्वर, महेश्वर, फिर ये रहा सरदार सरोवर डैम। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो कावेरी जहां जहां से फ्लो करती है, कहां से फ्लो करती है? कावेरी तो एक्चुअली कर्नाटक से करती है, केरल से करती है, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। तो इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पुडुचेरी 4 राज्यों में प्रवाहित। तिलैया बांध इस नदी पर अवस्थित है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है बराकर नदी पर, रिपीटेड क्वेश्चन। दामोदर घाटी परियोजना, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सब बताया जा चुका है, मैं भी आप देख चुके हैं। शक्ति परियोजना जवाहर सागर, नागार्जुन सागर, शिव समुद्रम, गांधी सागर। कौन कौन से राज्य में? तो जो जवाहर सागर राजस्थान में है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, सही बात है। शिव समुद्रम केरल में नहीं, कर्नाटक में है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। रिहंद रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, देखिए रिहंद कहाँ पे है? रिहंद नदी पर, जो कि सोन की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पे है? वो बेतवा पे है। टिहरी आप जानते हैं भागीरथी बिलांगना पर, रामगंगा पे है। भद्रा कर्नाटक में, भवानी सागर तमिलनाडु, गांधी सागर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर राजस्थान। रिपीटेड क्वेश्चन। गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है?
आप जानते हैं कि गंडक जो है नेपाल, यूपी एंड बिहार, इन तीनों में बहती है, इसलिए बिहार और उत्तर प्रदेश की परियोजना होगी ये। 1959 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच गंडक बैराज के निर्माण पर समझौता हुआ। बैराज का निर्माण गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में 1968-69 में किया गया, जिसका उद्देश्य नेपाल, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था। इसके तहत पश्चिमी नहर प्रणाली, पूर्वी नहर प्रणाली, नेपाल में एवं एक विद्युत केंद्र हेतु जल बंटवारे पर सहमति बनी थी। गंडक परियोजना, गंडक कहाँ कहाँ से बह रही है, देखिए नेपाल से निकलते हुए, ठीक है, गंडक ऐसे आ रही है, पटना के पास गंगा में मिल जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आप वो देख सकते हैं कौन कौन से एरिया में बह के आती है। तो एक्चुअली ये देवरिया से होते आती है, इधर मुजफ्फरपुर, पटना के आसपास इन सब जगहों पर गंडक का प्रवाह रहता है। तो यूपी और बिहार दोनों की स्कीम है गंडक परियोजना। कौन सा बात सिंचाई के लिए नहीं है, तो भवानी सागर है, कृष्णा सागर है, भाखड़ा नागल भी है, शिव समुद्रम जो है सिंचाई के लिए नहीं है। ये एक्चुअली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन के लिए है। 1902 में बनाया गया था, आप जानते हैं, कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। जबकि इसकी सबसे पहली जो थी सिद्रापोंग दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में सबसे पहला जल विद्युत परियोजना था। कोलबाग परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है, तो वो सतलज नदी पर हुआ है कोलबाग का निर्माण, जो कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किया जा रहा है, ठीक है। कोल डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द सतलज रिवर इन हिमाचल प्रदेश इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, ओके। यहाँ पे आप देखेंगे ये हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश यूपी के इसमें, ठीक है। और उसको एक्सपेंड करेंगे तो उसके डिस्ट्रिक्ट हैं ये सब, जिसमें से ये रहा बिलासपुर, ठीक है, जहाँ से कि सतलज होते हुए जा रही है, तो वहाँ पर कोल डैम प्रोजेक्ट बनाया गया है, ठीक है। ये देखिए सतलज रिवर ऐसे ऐसे रहते हुए आ रही है, ठीक है। ये है बिलासपुर, यहाँ पर कोल डैम प्रोजेक्ट बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश में है ये। अब अंतर्राज्यीय जल विवाद और उनमें शामिल राज्यों की संख्या ये पूछ रहा है। महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण, ठीक है। तो महादायी आप जानते हैं कि कहाँ की नदी है, गोवा में प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र निकल के, ठीक है। तो महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटक 3 स्टेट हैं इसमें, ये सही मैच हुआ है। गोदावरी जल विवाद, इसमें तो कई स्टेट हैं, गोदावरी में हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, आंध्रा हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, उड़ीसा तक भी हो जाएगा, तो कई राज्य हैं, तो 5 में हो जाएगा। नर्मदा जल विवाद में हो जाए, नर्मदा कहाँ से प्रभावित होती है, तो एमपी हो गया, ठीक है, नर्मदा के लिए हो गया एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, तो 4 राज्य हो गए, ठीक है। महानदी जल विवाद, इसमें 2 हैं, एक तो छत्तीसगढ़ हो गया यहाँ से निकलती है, और दूसरा उड़ीसा। तो ये एक्चुअली ये सब अपने आप में ऑलरेडी मैच है, ABCD 1 2 3 4 करके हो जाएगा, इसका आंसर 1। घटते क्रम में सबसे बड़े निर्मित बांधों की संख्या के आधार पर राज्यों को सजाना है। इसमें हो जाएगा मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा, फिर गुजरात, राजस्थान, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। यही इसका आंसर भी हो जाएगा। सबसे ज्यादा बड़े बड़े बांध जो बने हैं वो एक्चुअली में महाराष्ट्र में बने हैं, लेकिन महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं है, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अभी आपने देखा नर्मदा पे कितने बांध बने, फिर नर्मदा गुजरात से भी जाती है, गुजरात में भी ढेर सारे बांध बने, फिर राजस्थान में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट वन इज घाट प्रभा, गांधी सागर, इंदिरा सागर, मैथान। मैथान आपको पता है वो है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। घाट प्रभा एक्चुअली कर्नाटक में है, ठीक है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, सही बात है। इंदिरा सागर जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, वो भी MP में है, ठीक है। तो इसमें 3 ऑप्शन गलत हैं, सिर्फ गांधी सागर मध्य प्रदेश में
मैच। आइए 2022 का सवाल पूछ रहा कौन कौन से सही सम्मिलित नहीं है, तो केवल 3 युग्म। यही एक ऐसा ईयर था 2022 से जब यूपीएससी ने स्टार्ट किया कि केवल 2 सही है, केवल 3 सही है। कौन कौन सही है ये नहीं पूछा है, ए बी मिला के 1 2 मिला के ये सब नहीं पूछा, उसने शुरू कर दिया कि कौन कौन सही है। तो इसमें थोड़े थोड़े तुक्के भी लग सकते थे, पता चला आपको लगे कहीं इंदिरा गांधी सागर मैच सही है, बाकी तीनों गलत लग सकते हैं। तो जानकारी गलत होते हुए भी आपका आंसर सही लग सकता था। ठीक है, देखिए घाट प्रभाग कर्नाटक पे है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में, मैथान झारखंड में है। ठीक है, इंदिरा सागर बाद नर्मदा नदी पर खंडवा मध्य प्रदेश में है। मैथान धनबाद झारखंड में बराकर नदी पर है। घाट प्रभाग राजा लक्ष्मण गौड़ा बांध हिडकल बांध कर्नाटक में है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। आई होप कि डिटेल्ड में नहरें, सिंचाई व्यवस्था और उनसे रिलेटेड जो नदियां हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। बहुत अच्छे मैप के साथ हमने कोशिश किया कि एक एक क्वेश्चन जो है मैप के साथ आपको इलाबोरेट एंड एक्सप्लेन किया जाए। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।